हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th, क्या बताने वाला हूँ? क्लास 10th मैथ का 50 वायरल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। वायरल क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, वो सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और इस बार यानी बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को एकदम बढ़िया से देखो, पलथी मारो, कॉपी कलम निकालो और शुरू करो पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है सर जी? पहला प्रश्न कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, यानी 2 का घात पूछा जा रहा है। ये बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप क्या करना सर जी, 156 का आप क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना। तो हम 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, ये 7 हो जाएगा और ये 78 है ना। 78 दूना कितना हो जाएगा, 156, ये हमारे पास हो जाएंगे, है ना। अब यहां से 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 39 होगा आधा। अब इसको 3 से लगाएंगे तो 13 होगा। मतलब आप 156 का अभाज्य गुणनखंड किए, 156 का अभाज्य गुणन, तो क्या लिखेंगे, 2 गुने में 2 गुने में 3 और गुने में 13 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। अब बताइए 2 कितना बार है यहाँ पे? 2 देखिए यहाँ पे एक बार 2 बार है, तो 2 का घात 2 लिख सकते हैं, गुने में 3 लिख सकते हैं और गुने में 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 का घात कितना है। तो सर जी बताइए आप यहाँ पे 2 का घात कितना है? तो 2 का घात यहाँ पे 2 दिया गया है ना। तो 2 का घात 2, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोनो दिक्कत, हवट, खुजली, परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा, pankajstudycenter.com, वहां पे मिल जाएंगे और जो बच्चे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे हम चलते हैं 2 की ओर। 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सर परिमेय संख्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ कि कौन परिमेय संख्या। देखिए 2 परिमेय संख्या और √7 क्या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, ये योगफल है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। तो ये तो नहीं होगा, हमें तो परिमेय संख्या पूछा जाए। ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ये 10 है, आप प्लस में 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, रूट निकालना है, यानी 100 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, है ना। सब जानते हैं 10 और 10 कितना होगा, 20। तो ये क्या है, 20 हमारे पास परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, 20/1, सिंपल, है ना। तो ये हमारे पास क्या, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये हमारे पास क्या है, तो परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ये हमारे पास परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले सर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य, ये आपको पता करना है। किसमें से कौन सा सअभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। सअभाज्य कैसे पता करते हैं? सअभाज्य पता करने का एक नियम है कि आप जो भी संख्या दिया गया है उसका HCF निकालना। अगर HCF 1 आता है सर जी तो वह सअभाज्य संख्या है। अगर HCF 1 के अलावा कोई और आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो सअभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो हम इन सभी का HCF निकाल करके देखेंगे। तो चलिए HCF कैसे निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो या भाग विधि से भी निकाल सकते हो। तो HCF चलो भाग विधि से मैं आपको निकालना बताता हूँ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से सब जानते हैं, आपने 10th में सॉल्व भी किया था। अच्छा भाग विधि से कैसे, इसका 14 और 35 का HCF निकालो। तो जो बड़ी संख्या है उसको बीच में रखो और भाग दे दो, कितना से, 14 से, बस ये भाग विधि से के द्वारा निकल रहा है। 14 दूना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब लो घटा देंगे तो कितना हो गया, 8 7 15, ये 0, यानी 7 आएंगे हमारे पास। कितना आ जाएंगे, 35 में से 28 घटाएंगे 7। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 यहाँ उतारो, 14 उतार दिए, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, तो घटाएंगे तो 0। अब देखो ये 0 है ना, 0 से जस्ट इस साइड जो ऊपर आएंगे ना, वही हमारे पास क्या होते हैं, महत्तम होते हैं। तो हमारे पास महत्तम यानी HCF हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गए। तो आप देख रहे हैं सर जी कि इसका HCF 7 आ गया, तो यह सअभाज्य संख्या नहीं हुआ। सअभाज्य संख्या क्या, कौन होगा, जिसका HCF 1 आ जाए वो सअभाज्य संख्या है। तो मान लो कि 18 और 25 का हम निकालते हैं, देखते हैं इसका HCF क्या आता है। चलो 18 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट भाग विधि से। तो जैसे 18 है ना, तो 18 लिख दो और इधर 25 लिख दो। चलो भाग विधि से ही सॉल्व करके बताते हैं।
18 दूना 36 ज्यादा हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, घटा देंगे इसमें से 8 7 15, ये 7 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, 25 में से 18 गया तो 7। अब यहाँ से हमारे पास 18 उतरेगा, उतर गया तो 7 दूना 14, 14। अब यह हमारे पास कितना हो जाएंगे, 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 हो जाएंगे, ये हमारे पास 4। अब ये 7 उतरेगा, 7 उतरेगा तो 4 एकम 4, ये आ गया, तो घटाएंगे तो कितना होगा 3 आएगा, 3 आ गया। अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, तो हमारे पास देखो ये मैंने कर दिया ना 7 3, अब 4 उतरेगा, तो यहाँ से जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 4 उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम भाग दे सकते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है ना, 3 से भाग देंगे तो मतलब यहाँ पे 3 और इधर 4 है, यही ना है। यहाँ पे देखो 3 एकम 3, घटा देंगे तो 1 आया। अब यहाँ पे 3 उतारेंगे तो 1 का खात 3 बार पढ़ेंगे तो घटा दिए तो कितना होगा हमारे पास 0, 0 से जस्ट ऊपर ये क्या है 1 आया, तो HCF हम देख रहे हैं 1 आया, मतलब 18 और 25 का HCF क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो HCF 1 आ गया तो कह देना कि वो सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ सअभाज्य संख्या, इसका HCF निकाले तो 1 आ गया, ठीक है, सिंपल। वो भाग विधि से मैंने सॉल्व किया, ये सब क्या है भाग विधि से हमने सॉल्व किया है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, सबको पता, हमने निकालना तरीका बता दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या आपसे पूछा जा रहा है। यौगिक संख्या सर जी किसे कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं भाज्य संख्या को। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर कोई हवर खुजली परेशानी नहीं ना, तो यौगिक संख्या नहीं पता था, अब जान गए कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या पहचानने की तरीका, यानी यौगिक संख्या पहचानने का तरीका यह है कि उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अगर मिनिमम, कम से कम मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो मिनिमम अगर 3 अंक आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा भाई, यौगिक संख्या हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है, मिनिमम 3 संख्या आना चाहिए जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब, ठीक है। अगर मिनिमम 3 संख्या आ जाए, मैक्सिमम जितना आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो मिनिमम 3 आ जाए तो वो यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या। इससे अलावा कम हुआ, यानी 3 से कम हुआ, जैसे 2 आ गया है ना अंक, तो समझ जाना कि वो यौगिक संख्या नहीं है। तो देखते हैं, पहले 11 को तोड़ते हैं। 11 हम देखते हैं कि यौगिक संख्या है या नहीं है। तो देखो मेरे भाई 11 को तोड़ेंगे तो 11 गुने 1 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा लिख सकते हैं, बोलो 11 को अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 1 ही तो लिख सकते हैं। तो इसमें तो मिनिमम 2 ही अंक आए, 1 अंक और 1 अंक, 2 ही अंक आए ना, तो ये नहीं होगा, ये यौगिक संख्या नहीं हो सकता। यौगिक संख्या की पहचान ये है कि मिनिमम 3 अंक आना चाहिए, मैक्सिमम जहां तक जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो 11 जो हम देख रहे हैं, 11 को तोड़ेंगे तो कितना, 11 गुने 1 आएगा, तो 2 ही अंक आया है ना, हमें तो 3 अंक आना चाहिए मिनिमम, है ना। अब देखो 21 को तोड़ेंगे, तो जब 21 को सर जी बी वाला देख रहे हैं, 21 के तोड़ेंगे तो क्या आ सकता है, 21 को तोड़ेंगे सर जी तो 3 सते 21, 3 और गुने में 7 और गुने में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना। 3 सते 21, 21 से 1 में गुना किए तो 21 हुआ। तो मिनिमम यहाँ पे 3 अंक आ गए, इसका मतलब 21 क्या हुआ, 21 हमारे पास क्या हो जाएंगे, यौगिक संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यौगिक संख्या। बाकी सबको देख लो, 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 गुने में 1 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या नहीं हुआ। अच्छा आप पूछेंगे ना तो है कौन संख्या, तो ये सब कौन सी संख्या है, 11 हो गया, 3 हो गया, ये अभाज्य संख्या, क्या ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये सब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या यहाँ पे 21 है, 41 को भी तोड़ोगे तो 41 से कम 41, ये भी क्या है अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से भी कटे, है ना। तो 31 से कम 31 कट जाएगा, स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, 1 को छोड़कर, 1 पर लागू नहीं होता है। तो आपने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, और ये डिफिनेशन केवल एक को छोड़कर लागू होता है, 1 पर नहीं लागू होता है, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 33 है, 33 कितना से कटेगा, 33 तो कई संख्या से कट जाएंगे, 11 3 33, 3 गुने में 11 और गुने में 1, तो मतलब ये संख्या 3 से भी कट गया, स्वयं 11 से भी कट गया, 1 से भी कटा और
33 से भी कट जाएगा ऐसे, है ना। तो 33 तो आप देख रहे 33 से भी कटेगा, 33 से कम 33, 11 तिया 33 भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, है ना। तो मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, और 1 को छोड़कर, 1 पर लागू नहीं होता ये डिफिनेशन, ठीक है। तो आप देखिए 33 तो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं, 39, 39 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 39 से भी कटेगा, 39 से कम 39, 3 से भी कटेगा 13 तिया 39, और ये 13 से भी कट जाएगा, है ना, और 1 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा। तो इन सभी संख्या से ये कट रहा है, तो ये तो बहुत सारे से कटे, ये स्वयं से और 1 से नहीं कट रहा है, 1 के अलावा कई और संख्या से भी कट रहा है, तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होगा। 38 देख लेते हैं, 19 दूना 38, 2 से भी कटेगा, 38 से भी कटेगा, ये 2 कम 2, 38 से कम 38, है ना, 19 दूना 38, ऐसे भी कट जाएंगे, है ना। तो ये स्वयं और 1 के अलावा कई और संख्या से भी कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कैसे, 31, देखो 31 जो है 31 गुने 1, 31 से भी कटेगा, 1 से भी कटा, मतलब 31 क्या स्वयं है, स्वयं से कटा और 1 से कटा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। ये स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत में भाई, तो आपने ऑप्शन डी द राइट आंसर समझ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहां कहता है दो संख्याओं का मौसा 27 है, दो संख्याओं का मौसा दे रखा है, मौसा कितना दे रखा है दो संख्याओं का 27, और लौसा कितना दे रखा है 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बड़ा सिंपल है, आप सबको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल a गुने b, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुने एलसीएम के बराबर होता है। क्या होता है, HCF मतलब मौ 0 100 0 गुने में लॉ 0 100 0, इसके तो बराबर होता है कि नहीं होता है, सब जानते हैं। तो आपने देखा कि दो संख्याओं का मौ 100 है ना, इतना है और लॉ 100 इतना है, तो एक संख्या 54 है, मतलब a का मान दे रखा है 54 और गुने में b का मान आपको निकालना है, क्योंकि b यहाँ पे दूसरी संख्या है, तो b और बराबर में मौसा कितना दे रखा है, मौसा है 27 लिखेंगे, गुने में लौसा कितना है 162, हमने 162 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सर जी, यहाँ पे b लिखेंगे और बराबर में देखिए 27 है ना, आप इसको काट भी सकते हैं, 27 दूना 54 काटो, 27 दूना 54, ये कट गया, तो b का मान आ गया कितना 162, और 2 गुना में तो इधर बट्टा में रख दो, है ना। अब 8 दूना 16, 2 एकम 2, 81 दूना हो गया 162, है ना, तो b का मान आ गया 81, मतलब दूसरी संख्या हमारे पास 81 आया, ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत मेरे भाई, नहीं दिक्कत, बहुत सिंपल तरीके से आपने समझ लिया। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, लाइक करो ना तो बड़ा मार मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 7 क्या कहता है ना, संख्याएं 12 15 21 का मौसा होगा। यहाँ पे मौसा आपसे निकालने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएं तो 3 होगा, मतलब क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 3 12, और गुने में 1 भी लिख सकते हैं, मतलब 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 आएंगे। अब 15 का कर लो, 15 का तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 से लगेगा, 3 पचे 15, यानी 3 पचे 15 हो गया, गुने में 1 हो गया, यही तो हो गया। 15 को ऐसे ही ना तोड़ेंगे, 3 पचे 15 और गुने में 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा 21 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 से लगाएंगे तो 7, 3 गुने में 7, 7 21 और गुने में 1, यही तो होगा, इससे ज़्यादा ना टूटेगा, नहीं इससे ज़्यादा आप नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, HCF तीनों में देखो हूबहू जो मिलेगा वही निकालना है आपको। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इन तीनों 3 में से एगो 3 निकालो, और गुने में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 रख लो, गुने में क्या करेंगे 1 रख लेंगे, तो हमारे पास 3 आ गया, मतलब HCF जो हमारे पास आ गया वो 3 आ गया। लो HCF क्या आ गया, 3 आ गया, 3 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है,
आपको हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी परिमेय संख्या होंगे सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे, है ना। तो एक वास्तविक संख्या हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जितने भी परिमेय संख्या वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है, और जितने भी अपरिमेय संख्या है वो भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर, 9 कहता है पाई 22/7। रे भाई 22/7 ये क्या है, p/q के रूप में है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म को दर्शा रहा है। ये क्या है, परिमेय संख्या होगा तब, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर सर 10 क्या कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है भाई। अरे द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, सबको पता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अरे 11, हाँ 11 सॉल्व करेंगे। 11 क्या कहते हैं, यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे पूछा जरा अल्फा इंटू बीटा का मान, सबको पता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है तो आप कहेंगे -b/a, और वहीं पे आपसे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे तो क्या कहेंगे, c/a, क्योंकि आपको अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। c का मान क्या है यहाँ पे, तो c का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और a का मान क्या है, x² है, लेकिन x² में 1 छिपा रहता है, हम गुणांक लिखते हैं सबका, है ना। चर का क्या लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं, तो x² का गुणांक उसमें क्या छिपा है, 1 है, तो आप लिख सकते हो 1। तो मतलब क्या हुआ, c/a, मतलब हो गया हमारे पास 1/1, मतलब एक ही आंसर आ गए, क्या हो जाए, एक आंसर, है ना। ऑप्शन बी द राइट आंसर, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर जी, है ना, हट नहीं, 12 क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल है। कितने हल है ये पता करने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पे तुलना करना पड़ेगा हमको, है ना। तो देखो ई वाला देख लो, ये हमारे पास क्या है, a1x है, ये हमारे पास b1y है, और ये हमारे पास c1 है, ठीक है। ये क्या है, रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप हुआ, ठीक है, बराबर 0। ये हमारे पास क्या है, a2x है, और ये हमारे पास क्या है, b2y है, और ये हमारे पास क्या है, c2 है, बराबर 0। तो यहाँ से देखो सबको पता चल गया कि a1 का x के स्थान पे x है, तो a1 का मान हो गया 2, है ना, b1 का मान हो गया 3, वो भी -3, और c1 का मान हो गया 2। उसी तरीके से a2 का मान 6, b2 का मान -9, c2 का मान 5 है। तो चलिए तुलना करते हैं, a1/a2, है ना। तो सर जी a1 का मान कितना है, a1 का मान यहाँ पे 2 है, और a2 का मान कितना है, a2 का मान यहाँ पे 6 है, काटेंगे 2 तिहाई 6, मतलब 1/3 आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, b1/b2, तो b1 का मान कितना है सर, b1 का मान यहाँ पे -3 है, तो -3 लिखेंगे, और बटे में b2 का मान कितना है, b2 का मान -9 है, तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिहाई 9 काट देंगे तो 1/3 आ जाएंगे, ये आ गया। अब c1/c2 निकालो, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान 2 है सर जी, c1 का मान 2, और बटे में c2 का मान कितना है, 5 है, तो हम लिखेंगे 5। अब यहाँ से देखो क्या 2/5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1/3, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, क्योंकि दोनों का मान बराबर है। लेकिन तीसरा c1/c2 जो है इसका 2/5, ये तो बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है c1/c2। इस प्रकार का कंडीशन आता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है भाई, कोई हल नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर। समझ गए, हेलो हेलो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाओं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। देखो मेरे भाई, जैसे कि ये देखो ग्राफ बनाते हैं, तो इस ग्राफ में देखिए दो रैखिक समीकरण हैं और दोनों का लेखा चित्र मतलब रेखा जो निकलेगा वो समांतर एक दूसरे को। मान लो कि एक रेखा, मान लो यहाँ पे एक रेखा ऐसे निकला और दूसरा रेखा ऐसे निकला है, तो भाई ये दोनों रेखा समांतर जाएगा, और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है।
और जब तक रेखा एक दूसरे को काटेगा नहीं तब तक हल निकलेगा नहीं। तो ई दोनों रेखा समांतर हो जाएगा। तो समांतर रेखा क्या आपस में कभी प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती है। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो कोई हल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो कोई हल नहीं मतलब क्या? जीरो इसका आंसर है ना। कोई हल नहीं इसका मतलब जीरो आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोनो दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे लाइक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? y-4 है। क्या कहता है? y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है? ये आपसे पूछा। देखो y-4 का मतलब क्या हुआ कि y बराबर प्लस का 4 माइनस का 4 इधर हो गया तो पक्षांतर। तो आपको पता है जैसे कि आपको यहाँ पे y का मान 4 है ना, ये y की वैल्यू होती है, नीचे y डैश होती है यानी ऋणात्मक, इधर x का मान होता है और इधर क्या होता है? x ऋणात्मक होता है ना। तो y का मान मान लो कि यहाँ पे कोई 4 है, ये बिंदु 4 y बराबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि y बराबर 4 माइनस 0, y बराबर 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे x का मान कोई ले ले, x का मान 4 ले ले, 5 ले ले, मान लो यहाँ पे 2 ले लेते हैं x का मान, है ना, माइनस का। अब इधर से ये चलेगा, है ना, तो ई दोनों मिलेगा। फिर मान लो यहाँ पे 3 ले लेते हैं इसका मान, तो इधर से ई चलेगा तो ई मिलेगा। तो एक रेखा ऐसे तैयार हो जाएगा, मान लेंगे तब, तो वो x अक्ष के क्या होगा? ये रेखा क्या होगा? x अक्ष के समांतर होंगे। क्या होंगे? x अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, x अक्ष के समांतर होंगे। नेक्स्ट 15 क्या कहता है सर? द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है सर। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? d बराबर, तो d बराबर क्या होता है सर? b² माइनस के 4ac होता है ना। तो b का मान क्या है सर? यहाँ पे देखो ये a का मान, ये b का मान 1 छिपा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 4 और गुने में a का मान कितना? यहाँ पे a का मान x², उसमें 1 छिपा हुआ है, और गुने में c का मान क्या है? 5 है। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 चौका 20, 20 से कम 20, ये आया। 1 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा हमारे पास? यानी 1 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 19 हो जाएंगे। तो देखो d का मान माइनस का 19 आया, d का मान माइनस का 19 हुआ, मतलब d का मान 0 से छोटा है। d का मान क्या हुआ? 0 से छोटा हुआ ना जी, d का मान 0 से छोटा हुआ, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब d का मान जब 0 से छोटा होता है तो कोई हल नहीं होता है, उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है, यानी अवास्तविक होगा इसका, अवास्तविक आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 16वां क्या कहता है? यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। भैया जी nवां पद ये दिया रखा है, nवां पद मतलब an बराबर दे रखा है 5 माइनस में 3n, तो nवां पद ये दे रखा है ना। तो इसका सारवंतर पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना, मतलब d। तो d निकालने के लिए कम से कम श्रेणी में यानी AP में कोई पद तो कम से कम 3 पद 2 पद दिया होगा, तब ना हम d निकालेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए कैसे? तब पहले हम AP ज्ञात कर लेते हैं। an है तो हम क्या करते? पहला पद ज्ञात करते a1, मतलब a के स्थान पे a है, ये है, और n के स्थान पे क्या आ जाएगा? n के स्थान पे 1 आ जाएगा, ठीक है, पहला पद में। तो जहां जहां n हुआ वहां वहां हम 1 रखेंगे, 5 और माइनस के 3 और गुने में n के जगह पे 1 रखेंगे, तो कितना होगा? 5 और माइनस में 3, तो आंसर आया हमारे पास 5 में से 3 जाएगा तो कितना? 2। तो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? a2 ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा पद। तो a2 बराबर वही इसी में फिट करेंगे, 5 माइनस में 3, n के जगह पे क्या आ गया? 2, तो n के जगह पे 2, तो हमारे पास 5 और माइनस में 3 दूना 6, घटा देंगे 5 में से 6 तो -1 आ गया, है ना। तो हमें पूछा इसका सारवंतर यानी d ज्ञात करने के लिए, तो d कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये पहला पद ये दूसरा पद, अगर d1 हमें ज्ञात करना है तो a2 में से a1 घटा देंगे, मतलब -1 में से घटा देंगे a1, यानी a1 हमारे पास 2 है, तो कितना आंसर आ जाएगा? -1 -2 माइनस का 3, -3 आंसर आ जाएंगे हमारे पास, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 17 क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। 17 कहता है इतना इतना का कौन सा पद शून्य है, यानी कैमा पद शून्य हमारा पते नहीं है, यानी an पद शून्य है, यही ना होगा। कौन सा पद शून्य हमारा पता नहीं, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d बराबर हो जाएंगे 0, है ना।
अब a का मान यहाँ पे 21 है प्रथम पद, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 अब प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। डी का मान पूछा जा रहा है तो डी कैसे निकालेंगे, डी बराबर निकालेंगे आगे वाले पद में से पीछे वाले पद, मतलब इस वाले पद से इस वाले पद को घटा देंगे, यानी 18 में से घटा देंगे 21 को, तो कितना हो जाएंगे हमारे पास, है ना 18 और 3 21, माइनस के 3 हो जाएंगे, डी का मान आ जाएंगे माइनस के 3, ठीक है, बराबर में 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 21, और चलिए गुना करते हैं, -3 से n में गुना करेंगे तो माइनस के 3n हो जाएंगे, -3 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे बराबर 0, है ना। 21 और 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24, अब बराबर माइनस के 3n उधर गया तो प्लस का 3n हो जाएंगे। काटो इसको, 8 3 24, 8 से कट जाएगा, है ना 8 से कट जाएगा, 8 3 24, तो n का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, n का मान 8 हो जाएगा। मतलब कौन सा पद शून्य है, तो 8वां पद शून्य हो जाएंगे मेरे भाई, 8वां पद क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, समांतर श्रेणी इतना इतना का चौथा पद क्या है, इसका चौथा पद आपको निकालना है। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तब जाकर के चौथा पद आप निकाल पाओगे, है ना। तो सबसे पहले प्रथम पद यहाँ पे क्या है, तो a बराबर हम देख रहे हैं कि √7 है, तो इसको तोड़ के लिखो, पहले √7 है ना, तो √7 लिख दिए। 28 को √28 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28, देखो √28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को पहले अगर तोड़ोगे, 28 को देखो तेरी के 28 है तो 28 को क्या लिख सकते हैं 7 चौक 28, है ना, यानी 7 गुने 2 यही ना लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 4 सते 28, यही ना होगा। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 √7 आ जाएंगे, निकालेंगे तो रूट से, तो मतलब 28 को लिख सकते हैं 2 √7, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब वहीं पे हम लिखेंगे √63 को क्या लिख सकते हैं, इसको निकालोगे तोड़ोगे तो 9 सते 63, मतलब 3 √7, यही ना आएंगे, देख लेना करके 3 √7 आएंगे, 63 को निकालोगे तो, है ना, तो ये आ जाएंगे 3 √7 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब आपको चौथा पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी A4 ज्ञात करने के लिए। तो चौथा पद का फॉर्मूला सबको पता है, A लिख देना, आप प्लस में 4 है ना, 1 पॉइंट कम करना, 3 और D से मल्टीप्लाई कर देना, ये चौथा पद निकल जाएंगे, सिंपल। तो A का मान कितना है √7 है तो √7 लिख देते हैं, प्लस में 3 है तो 3 और गुने में D का मान कितना है तो D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दे, मतलब 2 √7 में से घटा देंगे √7 को, घटाएंगे तो देखो 2 √7 में से 1 √7 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई 1 √7 आएगा, तो 1 √7 आ जाएंगे। अब लिखो √7 अब प्लस में ये हो जाएंगे 3 √7, लो तो 7, अब देखो 1 √7 अब प्लस में 3 √7, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या गो 4 √7 आ जाएंगे। तो 4 √7 तो कहीं आंसर है ही नहीं है, सब रूट के अंदर है, तो हम इसको क्या करेंगे 4 √7 को क्या लिख सकते हैं, 4 √7 को ऐसे लिख सकते हैं कि रूट में 7 और गुने में 4 गुने में 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 4 √7 को इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 देखिए 2 4 है तो 1 4 में से निकल जाएगा, 2 4 में से 1 4 बाहर और √7 अंदर में, तो इतना को इतना लिख सकते हैं। आप गुना कर दो, है ना, देखो 4 चौके 16, 16 सते कितना होगा 112, रूट अंडर में 112 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, नहीं ऑप्शन डी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, 18 आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर यहाँ पे 19 क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्न में किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे एक समचतुर्भुज बना लेंगे। तो चलिए सर एक समचतुर्भुज बनाते हैं, यहाँ से हमने समचतुर्भुज बना लिया। आप कहता है जिसके समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से नाम रख देते, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। समचतुर्भुज का विकर्ण एक 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास AC 6 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8, तो एक ये भी विकर्ण तो है, ये विकर्ण हमारे पास है, यानी
BD हो जाएंगे कितना, BD, B और D, BD हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, है ना, ये आ गया। तो प्रत्येक भुजा किसके बराबर, यानी भुजा आपका निकालना है। तो देखो ये जो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी, यहां पर क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, समकोण होता है। अब यहां से देखो समकोण होता है, तो अब यहां पे किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं कि ये त्रिभुज है, कि ये त्रिभुज है, कि ये त्रिभुज है, कि ये त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में आप चल सकते हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं O बिंदु। क्या रख देते हैं, O बिंदु। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये सभी सब क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कर्ण कहते हैं, है ना। तो कर्ण मतलब AB, है ना, AB हमारे पास कर्ण हो गया। अब देखियो AO का मान कितना होगा और OB का मान कितना होगा, आप बताइए। तो आपको पता है कि A से लेकर के C तक की दूरी कितनी है, AC है 6 सेंटीमीटर। तो AO कितना होगा, तो AO यहां से लेके यहां तक है, मतलब AC का आधा है ना AO, है ना। AO क्या है, AC का आधा है, तो मतलब ये 6 है, तो आधा करेंगे तो 3, ये 3 हो जाएंगे। उसी तरीके से OB का मान कितना होगा, तो आपको पता है BD का मान है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो BD का आधा क्या है, OB है ना, तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, सिंपल हो गया। तो और ये हमारे पास कर्ण हो गया। तो कर्ण हमारे पास क्या, AB। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर कर देंगे, यही ना, AO का स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। मतलब AB हमारे पास कितना है सर, AB तो निकालना ही है कर्ण। तो AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर। AO हमारे पास कितना है सर, AO देख लो यहाँ पे, AO है हमारे पास 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब प्लस में BO का स्क्वायर कितना, BO हमारे पास 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए AB बराबर 16 9 कितना हो जाएगा, 25, है ना। ये स्क्वायर है तो हटेगा तो इधर रूट। तो AB का मान कितना आ जाएगा हमारे पास सर, 5 आ जाएंगे। तो ये AB का मान 5 आ गया, है ना। तो इसकी सभी भुजाएं कितना होगी, 5 5 5। लो तो कह रहा था ना, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। अब यहां पे देखो किसी वृत्त के केंद्र, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सर्कल बना लेंगे। चलो यहीं पे बना लेते हैं सर्कल, ये लो सर्कल बना लिया हमने, है ना। अब यहां पे क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से, तो ये रहा केंद्र, है ना, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा। तो 8 सेंटीमीटर यहां पे एक लंबी जीवा खींच ली, ये हमने जीवा खींच लिया जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रख देंगे, 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। अब यहाँ पे वृत्त का व्यास आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा लो भाई, यहां से इसको मिला दो, ये मैंने मिला दिया, है ना, ये मैंने मिला दिया। अब इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B और इस बिंदु का नाम रख देते हैं O। आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो दूरी आप जीवा की दूरी कहता है ना, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी केंद्र से कह रहा है ना, तो केंद्र से कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रख दिया। तो एक प्रकार का ये क्या पड़ गया, लंब पड़ गया। तो लंब पड़ गया तो क्या हुआ, इसको यानी इस रेखा को बराबर बराबर दूरी में बांटेगा। ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा कितना 4, है ना, ये 4 हो गया, 3 हो गया, तो ए भी निकाल लो। तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएंगे, है ना, यहां से यहां तक समकोण पड़ जाएगा, तो ए भी हमारे पास कर्ण। तो कर्ण यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AO का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में BO का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना है सर, ए बी नहीं है, ए बी तो निकालना ही है ना, वृत्त का व्यास निकालना है।
इस बात को ध्यान रखना। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, है ना। तो ए ओ हमारे पास कितना है, ए ओ 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस में बी ओ कितना है बी ओ 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखो ये 16 आ गया। अब ए बी लिखेंगे यहाँ पे बराबर 16 9 कितना हो जाएंगे हमारे पास 25, और ये देखो स्क्वायर हट गया तो रूट पड़ेगा, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा सर यहाँ पे 5। अब ए बी का मान 5 आया, तो ए बी अर्थात क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी आप देखेंगे, देखो गौर से, यहाँ से ए बी ये केंद्र है और ये हमारे पास ए बी है, तो ए बी एक प्रकार का क्या है, त्रिज्या है। क्या ये त्रिज्या इस वृत्त की, तो हमें पूछ रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा। तो सर जी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर त्रिज्या का दुगुना यानी 2r होता है। तो त्रिज्या 2 हमारे पास 2 लिखेंगे, और त्रिज्या कितना यहाँ से यहाँ तक, ए बी ही तो त्रिज्या है, तो ए बी कितना 5 है, 5 लिखेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे सर 10 सेंटीमीटर, ये आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 21 क्या कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। अब देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो इसको 1 लिखते हैं और इसको पाई आर स्क्वायर, ये इसको R2 मान ले। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात हो गया तो यानी बट्टा, तो कितना दे रखा है 9:4 यानी 9/4, सिंपल। तो उनकी परिधियों का अनुपात कह रहा निकालने के लिए, कोई दिक्कत निकाल लेंगे, ये पाई से पाई कैंसिल। अब देखो R1 है तो R1 लिखो और ये नीचे R2 है। अब इसका स्क्वायर हटा, इसका स्क्वायर हटा, तो इस पर भी क्या रूट पड़ जाएगा और इस पर भी रूट पड़ जाएगा, स्क्वायर हटा तो रूट पड़ेगा। तो R1 बटे में R2 क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो R1 का मान 3, R2 का मान 2 आ गया, R1 का मान 3 और R2 का मान 2 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब कह रहा है उनकी परिधियों का अनुपात, है ना, उनकी परिधियों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, है ना, कोई दिक्कत। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, तो वृत्त की परिधि यानी 2πr बटे में 2πr। देखो सिंपल सी बात है, वृत्त की परिधियों का अनुपात कहा जाए तो पहले वृत्त का इसको R1 मानेंगे, दूसरे वृत्त का R2 मानेंगे। अब देखो यहाँ से काट दो, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 3 और बट्टे में R2 का मान कितना है 2। तो अनुपात, अनुपात में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3:2, 3:2 आंसर आया सर जी, 3:2। तो कहाँ है 3:2, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, सिंपल। आइए प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है सर, 22 क्या कहता है, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास पूछा जा रहा है कि कितना होगा। सबसे पहली बात है देखो 1000 चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में पहिए 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर तय करता है ना, 1000 चक्कर में पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, ठीक है, ओके। तो जब 1000 में इतना, तो एक चक्कर में 1000 चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितना, तो लिखेंगे एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो बस आपको क्या करना है 88 में आपको भाग दे देना है 1000 से, सिंपल। अब ये किलोमीटर है, 88 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं 1000 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से काट सकते हो, ये 1000 से 1000 कट गया, तो एक चक्कर में पहिया 88 मीटर दूरी तय करेगा, है ना। तो कौन चक्कर तय मतलब कौन चक्कर लगाता है, पहिया। तो पहिया मतलब पहिया का ये ऊपरी ये गोला भाग है, यही ना चक्कर लगाता है। तो ये क्या है वास्तव में, ये पहिया तो एक प्रकार का वृत्त है, और इसके ऊपर जो ये जो चक्कर लगाता है ये क्या है, उस वृत्त का परिधि है। मतलब एक चक्कर में पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, मतलब एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि, एक चक्कर मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2πr में कितना
88 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने त्रिज्या, है ना, पहिए का व्यास निकालने के लिए कह रहा है तो हम त्रिज्या निकालेंगे, व्यास भी पता हो जाएगा। तो ये 88। अब काटने वाला है जो काटो इसको इधर सॉल्व करेंगे, r बराबर डायरेक्ट मान लिखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 88 और गुने में ये हो जाएंगे 7, है ना, ये हो जाएंगे 7 और दोनों बट्टे में आ जाएंगे 2 गुने में 22। काटो, इसको काट देते हैं, 22 है ना, 22 चौक 88 और 2 दूना 4 कट गया तो 7 दूना 14, r का मान 14 हो जाएंगे, r का मान 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो r का मान 14 तो व्यास पूछ रहा है ना, व्यास का मान क्या होगा, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2r, है ना, 2 और गुने में r हमारे पास कितना है 14, तो हमारे पास 14 दूना 28, ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ, सी का मान लो 28 मीटर, 28 मीटर हमारे पास व्यास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कहता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, तो भाई √2 के बराबर कौन है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है ना, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है सर, है ना, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो यहां पे क्या कहता है tan थीटा 12/5, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है p/b होता है, p/b। मतलब क्या पता चला कि p का मान 12 और b का मान 5 हो गया, है ना। हमें h का मान निकालना होगा हाइपोटेनियस, तो h बराबर क्या होता है, वो होता है p² और प्लस में b² का √अंडर, यही ना होता है। तो हम क्या करेंगे, p का मान कितना है, p का मान 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, हम लिख सकते हैं 144, अब प्लस में b का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, रूट लगा दो, तो h बराबर कितना हो जाएंगे सर 144 यानी 169 हो जाएंगे, है ना। तो h बराबर हमारे पास 13 निकल के आ गया, h का मान 13, तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, तो p का मान कितना है सर, p का मान 12 है तो हम लिखेंगे 12 और बटा में h का मान कितना है 13, तो लिखेंगे हम 13, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 12/13 हमारे पास आंसर आ गए, है ना, 12/13 कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हेलो हेलो, सब कुछ ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 26, बिंदु -2 -5 का भुज है, तब देखो पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। भुज को कहते हैं x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि, तो पूछ रहा भुज का मान, भुज का मान -2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -2, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, यहां पूछा जा रहा है क्या, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक, सिंपल सी बात है, x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है, क्या होता है 0, और y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक क्या होता है, तो वो होता है 0। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है 0, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश समझ लो सबसे पहले, ये क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास x अक्ष, ये ऋणात्मक वाले x, ये y अक्ष, ये इधर ऋणात्मक वाले x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है 3, -4 किस चतुर्थांश में, तो पहले चिन्ह आप पता करो, इधर x वाला सब क्या होता है प्लस का होता है, इधर क्या होता है सब प्लस का होता है ना, तो पहले प्लस का लिखते हैं प्लस, और फिर y इधर क्या होता है प्लस का, तो प्लस लिखो, यानी प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में इधर क्या होता है, सबसे पहले x वाला लिखते हैं चिन्ह, तो x वाला इधर क्या होता है माइनस का, तो माइनस लिखो, और y वाला इधर क्या होता है प्लस का, तो प्लस लिख दो, ये लो। दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है,
ये भी x क्या है माइनस का, ये भी y क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, ये सारे के सारे x क्या होता है प्लस वाला, और ये y क्या होता है माइनस वाला, तो इधर हम लिख देंगे माइनस वाला, प्लस माइनस। अब पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में, तो हम चिन्ह से मतलब 3 के आगे क्या छिपा है प्लस छिपा है, 4 क्या है माइनस में, तो माइनस लिखो। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में, देखो प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में, इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर चतुर्थ चतुर्थांश इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें चिन्ह से मतलब रखता है। 29 एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। तो सबसे पहली बात है एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को कोटि कहते हैं, मतलब वाई अक्ष कहते हैं, है ना। मतलब वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो वाई का मान देखो ये एक्स है और ये वाई का मान क्या है हमारे पास 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 5 हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई कोटि कहते हैं। और कोटि का मान इसमें कितना है, पहला भुज का मान है, दूसरा कोटि का मान है, तो कोटि का मान यहाँ पे 5 है, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 30 क्या कहता है बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है सर जी, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, सूत्र होता है x1 प्लस में x2/2 और कॉमा y1 प्लस में y2/2, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ x1 का मान कितना है सर 2 है, तो 2 और प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस के 2 है ना, तो वो माइनस का 2 लिख दो और बटा में 2, कॉमा y1 कितना है सर, y1 माइनस के 2 है, तो माइनस के 2 और प्लस में y2 कितना है, y2 हमारे पास है वही 2 और बटा में 2, सिंपल है। ये दोनों क्या 0 0 से 2 ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, सॉल्व करेंगे तो 0,0 आया, ऑप्शन बी द राइट आंसर 0,0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 31 क्या कहता है सर, जरा 31 को देख लेते हैं। 31 कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक इतना है, केंद्रक इतना है और उसके शीर्ष इतना इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं सर जी, तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है, चलिए यहाँ पे रख दें, हमने रख दिया। कलर है तो कलर वगैरह चेंज कर लो, चलो चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं, अरे ये तो फिल हो गया, यहाँ से कलर होगा, रेड कर देते हैं कलर। तो ये हमारे पास हो गया एक त्रिभुज, क्या हो गया त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के केंद्र यानी बीचों बीच केंद्र में क्या है, केंद्र 3,0 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,0 केंद्र है। ठीक है, 3,0 है, तो उसके शीर्ष ये है और ये है, तो दोनों शीर्ष लिख देते हैं, एक है 2,3 और एक शीर्ष है 1,-4। ठीक है, ये हमारे पास है, ओके। और ये वाला शीर्ष मान लेंगे x, y मान लेते हैं, चलो ठीक है रहने दो। तो एक त्रिभुज के केंद्रक ये है और उसके शीर्ष ये और ये मान लिए, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो तीसरा शीर्ष हम x, y मान लिए, हमें तीसरा शीर्ष ज्ञात करके बता देना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास x1 हो जाएंगे, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2 और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे x3 और ये हमारे पास y3। ठीक है, अब केंद्रक बराबर त्रिभुज के केंद्रक बराबर केंद्रक बराबर क्या होता है सर सूत्र, केंद्रक बराबर तो वो होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में बटा में 2, x1 प्लस में x2 प्लस x3 बटा में 2, उसके बाद कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बटा में 2, ये होता है केंद्रक बराबर। मान रखेंगे और केंद्रक का मान दे रखा है 3,0, तो 3, हम 0 लिख लेंगे केंद्रक के स्थान पे। चलिए x1 कितना है, x1 x दिया गया x और प्लस में x2 कितना है 2 और प्लस में x3 कितना है x3 1 है, तो 1 लिखेंगे और बटा में 2, कॉमा y1 कितना है y ही है, y प्लस में y2 y2 कितना है सर, तो y2 हमारे पास 3 है, 3 और प्लस में y3 कितना है -4, तो -4 रखेंगे और बटा में 2 रखेंगे। ठीक है, अब 3,0 बराबर देखो सबको जोड़ लेते हैं, क्या होंगे हमारे पास 2 1 3,
x प्लस के 3/2 कॉमा y 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, माइनस के 1 और बटा में 2। ये हुआ। देखो अब यहां से हम क्या करेंगे सर जी, 3 जो हो गया इसके बराबर और 0 हो गया इसके बराबर रख देंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं 3 बराबर में x प्लस के 3/2 है ना, गुना करो इसके नीचे 1, तो x प्लस के 3 बराबर में 3 दूना 6, तो x का मान आ गया प्लस का 3, उधर जाएगा माइनस के 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3, तो लो x का मान 3 आ गया। अब इधर 0 के बराबर में क्या रखेंगे, 0 बराबर में y माइनस के 1/2, इसके नीचे एक छिपा रहा है y माइनस के 1 बराबर में 0 होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी प्लस का 1। तो केंद्रक का मान कितना आ गया, यानी बोले तो तीसरा शीर्ष क्या आया हमारे पास, x का मान 3 है, y का मान 1 है, यानी 3,1 आया। 3,1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ है, मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर देख लेना सही से। 3 x1 x2 x3, तो हम देख लेते हैं x1 यहाँ पे x है, x2 हमारे पास 2 है तो हम 2 रख दिए, x3 हमारे पास कितना है, x3 हमारे पास माइनस के प्लस का 1 है, प्लस का 1 रख दिए। चलो ठीक है। अरे तो लेकिन जो हम आंसर लाए हैं कितना लाए हैं, 3,1 ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन ही में नहीं है, तो कहीं तो जरूर मिस्टेक हुआ है। 3,0 केंद्रक है, 3,0 है। ठीक है, 2,3 2,3 1,-4 1,-4 हो गया। ठीक है, केंद्रक का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 हो गया, ये ठीक है। x1 x है, 2 x2 और 3 x1। ठीक है, तो 2 1 3 x प्लस 3 बाई, तो ये हमारे पास ये आया। हाँ, कहीं पे मिस्टेक हो गया है। अच्छा, आप लोग खुद सॉल्व कर लेगा, हो गया यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक, लेकिन मेथड यही है। ठीक है, मेथड हमारा क्या होगा, यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। आप क्या करना सर जी, पहले 1/2 लिख लेना, एक बड़ी कोष्ठ लेना, फिर आप क्या करना x लिख लेना और 1 लगा देना, उसके बाद ये डब्बा बना देना, फिर प्लस में x2 लिख देना, जैसे x1 है x2 लिख देना, फिर डब्बा बना देना, फिर प्लस में x3 लिख देना, फिर यहाँ पे डब्बा बना देना और ब्रैकेट लगा देना। अब यहाँ पे सूत्र लिखो, आप क्या करना y माइनस के y लिखना, फिर y माइनस में y लिखना, फिर y माइनस में y लिखना, ये आपको लिख देना है सर जी, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर जी 1 था, 2 लिखो, 2 के बाद 3 लिखो, ये 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होता है, लेकिन हमको क्या अंतिम 3 तक संख्या ही है, 3 के बाद डायरेक्ट रिवर्स मारेंगे, 1 से शुरू हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ये 3 है, 3 के बाद बस 4 होता है ना, ये रिवर्स मारेंगे, 1 मार देंगे, 1 के बाद 2, ये सूत्र होता है। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, और ये हमारे पास x3 है और ये हमारे पास y3 है, ये हमारे पास आ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान हम पुट कर देंगे, यानी फिल कर देंगे, है ना। तो चलिए क्या होगा मेरे भाई, हाँ पुट करते हैं, 1/2 इंटू x1 का मान है 0 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान 1 है तो 1 लिखो, प्लस में x3 का मान x2 है ना, x2 का मान कितना है सर 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू y3 का मान कितना है, y3 का मान 1 है, माइनस में y1 0 है तो 0 लिखेंगे, और प्लस में x3 का मान कितना है, x3 का मान 0 है ना, तो 0 इंटू y1 का मान कितना, y1 का मान 0 और माइनस y2 0। लो भैया ये तो सिंपल हो गया, 1/2, इसका कहानी तो ख़त्म 0 ही रहेगा, इसका भी कहानी ख़त्म 0 ही रहेगा, तो बचा ये है ना, बच गया ये, 1 में से 0 जाएंगे तो क्या होंगे, 1 ही होंगे, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 ही रहेंगे,
काटो 2 दूना 4, तो मतलब हमारे पास 2 आ जाएंगे, त्रिभुज का 2 मात्रक, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, बिंदुओं इतना एवं इतना के बीच की दूरी है, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी है, यह आपसे पूछा जा रहा है ना। तो क्या होगा सर जी, जल्दी बताइए। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी सूत्र, है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, वो y2 है। अब दूरी सूत्र क्या कहता है सर, दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र देख लो। तो अब हेलो दूरी सूत्र से निकालेंगे, वही क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। x2 कितना है सर, x2 हमारे पास -5 है, माइनस के x1 हमारे पास माइनस के 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1, y2 हमारे पास 7 है, माइनस के y1 कितना है 3 है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर रूट अंडर -5 प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं, 5 घटेगा 1 में से, माइनस के हो जाएगा 4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस में 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, है ना, कितना 16 16 32, 8 चौक 32, इसका अब निकाल लेंगे तो कितना 16 दूना 32, यानी 4 रूट अंडर 2 हो जाएंगे, 4 रूट अंडर 2 इसका आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 चलते। 34 क्या कहता है, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, यानी ऊंचाई सेम है, ऊंचाई सेम है, h मान लेते हैं ऊंचाई, 2 बेलन का ऊंचाई h है, वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, तो इसको पहला बेलन है, इसको 1 मानेंगे, फिर अनुपात कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर h, इसको r2 मान लेंगे, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो बेलन के आयतन का अनुपात कितना है, 9:16, यानी पहला 9 और बटा में 16 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से काटो पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, r1 और बटे में r2 लिखेंगे बराबर में, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो सबका रूट लग जाएगा, 9 का वर्गमूल बटे में 16 का वर्गमूल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, r1 बटे में r2 क्या निकल के आ जाएंगे, 9 कितना, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, तो r1 का मान 3, r2 का मान 4 हो गया, तो ये आ गया। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वक्र पृष्ठ। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सर जी, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखता है 2 पाई आर एच, तो देखो h तो समान है, r1 रहेगा, क्या रहेगा ये r1 2 पाई आर एच, है ना, इसको r2 मान लेंगे। अब यहाँ से देखो जो कटने वाला है काटो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, तो r1 का मान कितना है, वही है 3 है, और r2 का मान कितना है 4 है, तो मतलब 3:4 आंसर आ गए। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है सर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, यदि कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो 880 रख दो पाई आर एल, और तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है, पाई का मान कितना 22/7 और गुने में आर, आर का मान है 14 और गुने में एल हो जाएगा, एल तो ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई 880। अब जो कटने वाला है काटो यहाँ से, है ना, क्या काटेंगे मेरे भाई, 7 दूना 14, ये कट गया, तो एल का मान कितना हो जाएगा 880 और बटे में ये गुना में जाएगा 22 गुने में 2, 22, 2 से काटो इसको, 2 से काटेंगे तो 4 4, है ना, कट गया ये 0, 22 दूना 44, 20 आ गया, यानी एल का मान आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर, सिंपल। 36 क्या कहता है, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है ना, तो वो हम लगा देंगे, ओके।
तो दो यहाँ पे दो गोला है, दो गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे में 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हमने लगा दिया गोले का आयतन। अब अरे एच कहाँ से, 4/3 पाई आर क्यू होगा रे, 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन और बट्टे में 4/3 पाई आर क्यू, यही ना लगाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगाएंगे, पाई आर क्यू। तो इसको R1 इसको R2 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो है। गोले का आयतन का अनुपात कितना, 8 और 27, तो 8 बटे में 27 लिख देंगे। अब यहाँ से काटो, जो कटने वाला 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल कट गया। तो अब यहाँ से देखो R1 है, R1 लिखेंगे बटे में R2 लिखेंगे, यहाँ पे घन था यहाँ भी घन, तो इधर आएगा तो क्या घनमूल लग जाएगा, तो 8 और 27 का घनमूल यहाँ पे 3 चढ़ जाएगा। इसका मतलब 3 को चीज में से 1 चीज निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, 8 को, जैसे 8 को क्या लिख सकते, 2 गुने में 2 गुने में 2 लिख सकते, 2 दूना 4 4 दूना 8 है ना, ये लिखेंगे। तो मतलब 8 को 3 को 2 लिख सकते, 3 को 2 में से 1 2 बाहर। 27 को उसी तरीके से 27 को क्या लिख सकते, 3 गुने में 3 गुने में 3 है ना, तो 3 को 3 में से 1 3 बाहर, घनमूल का मतलब ये होता है। तो R1 का मान 2, R2 का मान 3 आया। तो कहता है उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे बटे में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे सर, तो देख लो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसको R1 इसको R2 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, R1 का स्क्वायर R2, R1 हमारे पास कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, R2 का कितना 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 4:9 हो जाएंगे आंसर, है ना। ऑप्शन डी इधर राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 37 की ओर। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 616, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुने 22 बटा में 7 और गुने में आर स्क्वायर बराबर में 616, ठीक है। अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616, ये हो गया, 7 गुना में आ जाएंगे और बट्टा में हो जाएंगे 4 गुने में 22, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या, इसको काटो, कटने वाला है तो जैसे काट देते हैं, 4 ऐसे काटो, 2 दूना 4, ये कट गया, इसको काटेंगे 3 दूना 6 और 0, फिर 8 दूना 16, 308 दूना 616, फिर 2 से 15 दूना 30, यहाँ 4, ये कट गया, चलिए 154 कट गया, 154 चौके 616, है ना। 22 से कटेगा, चलिए इसको 11 दूना 22 काट देते हैं और इसको काट देते हैं कितना, 7 दूना 14, 7 दूना 77 दूना 11 सते 77 कट गया। तो आर स्क्वायर का मान कितना आया, 7 गुने 7, 7 गुने 7, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, तो आर का मान आ जाएगा 7, तो आर का मान 7 आ गया, ठीक है। हमें कहता है गोले का व्यास निकालने के लिए, तो व्यास बराबर क्या हो जाएंगे सर, व्यास बराबर 2r होता है, तो यहाँ निकालेंगे 2 और गुने में आर का मान कितना है 7, तो हमारे पास 7 दूना 14 निकल के आ गए, 14, मतलब 14 आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो गोले का व्यास निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा मेरे भाई, तो x बराबर 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। घन का आयतन LQ होता है, तो दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन का आयतन LQ, तो ये
L1 हुआ और ये L2 हुआ, ठीक है। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो 1 और बटे में 27, है ना। देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 हटेगा तो इधर घनमूल चढ़ जाएगा, तो L1 बटे में L2 बराबर हो जाएगा इसका घनमूल 1 बटे में 27 का रूट अंडर इसका घनमूल। तो निकालेंगे L1 बटे में L2, क्या निकलेगा, 1 का घनमूल 1 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। L1 का मान 1, L2 का मान 3 आया, तो कहता है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल को का अनुपात पूछा जा रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो निकाल देंगे पृष्ठ क्षेत्रफल 6L², 6L² बटे में 6L², L1 ये L2 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कटने वाला है तो काटो, ये 6 से 6 कैंसिल। L1 कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, L2 कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब 1:9 आंसर आ जाएंगे हमारे पास, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़ा सिंपल है, निकल गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है सर जी, देखिए कहता है यदि इतना इतना का माध्य 10 तो x का मान होगा। माध्य दे रखा है, देखिए 6 प्लस 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में x प्लस में 13, यही ना होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना। ये आ गया। तो माध्य कितना दे रखा है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या कितना, 1 2 3 4 5 है। अब दे रखा है कितना, माध्य 10 दे रखा है, रख दी, बस निकाल दो एकदम आराम से। कैसे निकलेगा, तो देखो 8 6 14 जोड़ दिया मैंने, 14 और 13 जोड़ दो तो 13 दूना 26, 1 27 हो जाएगा, 27 हुआ। 27 और 9 जोड़ो, 27 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 और बटे में 5 प्लस का x रह जाएगा बराबर में 10, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना करो। 36 प्लस में x बराबर में 10 पचे 50, x का मान कितना होगा 50, 36 इधर है तो माइनस के 36, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे भाई 4 और 10 14 आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 14, ऑप्शन बी द राइट आंसर, 14 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इतना इतना की माध्यिका आपसे पूछा जाए। माध्यिका कैसे निकालेंगे सर, हम क्या करते हैं माध्यिका में, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में पहले हम क्या करते हैं सजा लेते हैं। तो चलो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 है, हम लिख लेंगे यहाँ पे 6, उसके बाद क्या है 6 के बाद 7 है, नहीं है, 6 के बाद 8 लिख लो, तो हमने लिख लिया 8, 8 लिख लिया। 8 के बाद 9 तो हम लिख लिया 9, 9 के बाद क्या 10 है, 10 नहीं है। 11 है कहीं पे, 11 भी नहीं है। 12 कहीं पे है क्या, 12 भी नहीं है। 13 भी नहीं है। 15 है डायरेक्ट, 15 लिखो, तो हम लिख दिया 15। 15 के बाद 16, 16 के बाद क्या है 17 है, नहीं है। 18, 15 हो गया, 16 भी हो गया ना, 16 हो गया। 16 के बाद क्या है 17 नहीं है, 18 है, तो 18 लिख दो। 18 के बाद क्या है, 18 के बाद 19, 19 तो है ही नहीं की। 19 के बाद 20, 20 कहीं है, 20 भी नहीं है। 21 लिख दो, 21 हम लिख देते हैं, हमने 21 लिख दिया। 21 के बाद 22 लिख दिया, 22 के बाद क्या हो जाएगा 25, 25 लिख दो। तो हमने यहाँ पे सजा दिया, कोई दिक्कत। अब माध्यिका क्या कहते हैं, बीच में से उठाओ, है ना। क्या को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है, तो 4 को इधर से पकड़ो और 4 को इधर से पकड़ो, बीच में पड़ गया 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। माध्यिका बीच में जो वह इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है सर, इतना इतना का बहुलक। बहुलक में क्या होता है, जो ज्यादा और रिपीट होता है वही बहुलक होता है। देखो इसमें कौन ज्यादा बार रिपीट है सर, है ना। 23 एक ही बार है, 15 एक ही बार है, 25 25 एक बार, 2 बार, 3 बार 25 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 25। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 25 इज द राइट, क्योंकि ज्यादा बार रिपीट यही है। आइए 43 क्या कहते हैं, आंकड़े इतना इतना का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर हम कैसे ज्ञात करते हैं, परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 32 है, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 6 है, उसका हम घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 26। 26 इज द राइट आंसर। कितना आसान है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सब आ जाता है तो एग्जाम में तो फिर आपको दिक्कत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह आपसे पूछा है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका यह है कि जो वर्ग अंतराल दिए रहते हैं
उन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 130 और 150 दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 5 3 8 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 280 हो जाएंगे। 280 को 2 से भाग दे देंगे तो 14 दूना 28, 140 हो जाएंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 140। ऐसे ही निकाला जाता है वर्ग चिन्ह, है ना। वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल, जैसे आपने सांख्यिकी मैंने पढ़ाया था उसमें समझा दे कि वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं। जो वर्ग अंतराल दिए रहते हैं उसका योग और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, आइए 45। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन को घुमा दिया है, कहता है 4 लगातार विषम संख्या का माध्य है, 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई लगातार विषम संख्या मान लेंगे तो लिखते हैं माना 4 लगातार विषम संख्या क्या। तो पहला विषम संख्या आपको मान लेना है x में 1 छिपा रहता है, 1 क्या होता है, विषम संख्या। अब दूसरा विषम संख्या अगर मान लेंगे x + 1 तो ये गलत हो जाए, क्योंकि हमें विषम संख्या लाना है। x में समझो 1 छिपा है तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा मान। इसका मतलब हम दूसरा विषम संख्या क्या मान सकते हैं, x + 2 मान सकते हैं, क्योंकि 2 है, x में 1 छिपा है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3। विषम संख्या 3 ना होता है, अगर पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा विषम संख्या 2 नहीं 3 होता है, 3 के बाद क्या होता है, 5 होता है, 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है। यही ना विषम संख्या है। तो इसी तरीके से 4 लगातार विषम संख्या में लेना है, सिंपल। तो x में ले लिए 1 छिपा रहता है, x + 2 लेंगे तो x में 1 छिपा है, 1 1 2 जोड़ेंगे तब ना 3 होगा। दूसरा विषम संख्या क्या लिख सकते हैं, x + 3 नहीं ले सकते हैं, x + 4 ले सकते हैं तब ना, x में 1 छिपा है, 4 1 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा। अब चौथा विषम संख्या क्या लिख सकते हैं, x + हम 6 ले सकते हैं, सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया 4 लगातार विषम संख्या। तो माध्यम के, और माध्य दे रखा है, तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सबको जोड़ दो। यानी x आप प्लस में x + 2 आप प्लस में x + 4 आप प्लस में x + 6 सबको जोड़ दिए। तो प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या कितने, 1 2 3 4 गो है, 4 रख दिए। माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा 6, वो भी रख देंगे। तो माध्य की जगह पे 6 और बराबर में सबको देखो, 1 गो x 2 गो 3 गो 4 गो x है, तो 4x ये हो गया, सबको जोड़ो, 2 4 6 6 6 12 प्लस के 12 और बट्टे में 4 हो जाएंगे। इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आर पार गुना कर लो ना, इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4x + के 12 बराबर में 6 चौक 24, तो यहाँ हो जाएगा 24। ये हमारे पास आ गए। अब देखो 12 ये 4x 24 में से 12 घटाएंगे तो 4x बराबर में हो जाएंगे 12, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x का मान आ गया 3, तो हमने मान लिया था माना लगातार विषम 4 लगातार विषम संख्या, ये माना है। x के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x के जगह पे हम 3 रखें, यहाँ पे x के जगह पे 3 रख दिए। अब ये x के जगह 3 और 2 जोड़ेंगे तब 5 हो जाएंगे, तब 5 आया। फिर x के जगह पे वही वैल्यू 3 रखेंगे, 3 और 4 कितना होता है 7, तो 7 आ गया। फिर x के जगह पे 3 रखे, 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। अब ये संख्या हमारे पास आ गया, इसमें से कहता है बड़ी संख्या बताने के लिए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो परिसर माप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक बराबर क्या होगा। सर जी बहुलक बराबर क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, ये आपको लगा देना है। तो सूत्र क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य है, ठीक है, ये होता है। तो 3 और गुने में माध्यिका हमारे पास कितना है सर जी, है ना, माध्यिका हमारे पास 33 है, 33 -2 और गुने में माध्य कितना है हमारे पास, है ना, माध्य हमारे पास 27 है, तो 27 हम लिख देंगे,
ठीक, अब देखो 33 तिहाई कितना होगा 99 माइनस 27 दूना 54। अब यहां से क्या कर सकते, घटा देंगे, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 45। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 45 आंसर आ गया मेरे भाई, है ना। 47 हो गया सोल्व। 48 क्या कहता है सर, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। रे भाई सबको पता है, असंभव घटना जो घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इनमें से बताएं कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है, या तो 0 या तो 1 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 0.5 ये प्रायिकता का मान है, क्योंकि 0 और 1 के बीच का है ये। 1.5 ये 1 से ज्यादा हो गया, ये प्रायिकता का मान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, ये प्रायिकता का मान नहीं है। आइए 49 हो गया ना। 50, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता मतलब जीत रहे हैं, मतलब हाँ जीत रहे हैं, तो प्रायिकता हाँ, ये हुआ प्रायिकता हाँ, तो प्रायिकता हाँ का मान है 0.4। और हारने की प्रायिकता मतलब हार गए, प्रायिकता ना हुआ, तो प्रायिकता ना हुआ तो प्रायिकता ना को ऐसे दर्शाते, प्रायिकता ना बराबर आपसे पूछा है क्या होगा, तो सबको पता है कि प्रायिकता हाँ अब प्लस में प्रायिकता ना बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो प्रायिकता हाँ का मान है 0.4 और प्लस में प्रायिकता ना का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। तो प्रायिकता ना बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 1 प्लस क्या पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 0.4, घटा देंगे 1 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.6 हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बेहतरीन तरीके से देखा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, टेक केयर, ध्यान रखना।